चमचा। जब मैंने पहली बार सुना कि कांशीराम ने इस शब्द पर एक पूरी किताब लिखी है तो मुझे लगा ये कोई मजाक होगा। मतलब हम सब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी की चापलूसी करने वाले के लिए। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो समझ आया कि ये शब्द ये भारतीय राजनीति की एक बहुत दुखती रग पर हाथ रखता है। ये सिर्फ एक गाली नहीं है, बल्कि उनकी नजर में एक पूरे युग का नाम है। बिल्कुल। और उस युग की शुरुआत होती है 1 तारीख से, 24 सितंबर 1932, पूना पैक्ट। देखिए, ज्यादातर लोग इसे डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का एक टकराव या समझौता मानते हैं। लेकिन कांशीराम की किताब द चमचा एज ऐसे 2 लोगों का नहीं, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा इसके 2 बिल्कुल अलग सपनों का महासंग्राम बताती है। 2 अलग सपने? हाँ, एक तरफ राजनीतिक आजादी का सपना था और दूसरी तरफ हजारों साल की सामाजिक गुलामी से आजादी का। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हम कांशीराम के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि 1932 के इस एक समझौते ने कैसे उनके मुताबिक चमचा युग की नींव रखी। हम इन स्रोतों के आधार पर उस ऐतिहासिक माहौल, उस समझौते की शर्तों और उसके नतीजों को खंगालेंगे जो आज तक महसूस किए जाते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? उस वक्त भारत में चल क्या रहा था? उस दौर के भारत में, जैसा कि इन किताबों में बताया गया है, एक नहीं बल्कि 2 आजादी की लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। एक लड़ाई थी जो सबको दिखती थी, सवर्ण हिंदुओं की अगुवाई में अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी, यानी स्वराज की लड़ाई। एक पावर ट्रांसफर? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी लड़ाई, वो कौन सी थी? दूसरी लड़ाई वो थी जिसे ज्यादातर लोग शायद देखना नहीं चाहते थे। वो दलितों की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी लड़ाई उस सामाजिक व्यवस्था से थी जिसने उन्हें हजारों साल तक गुलाम बना के रखा था। तो उनके लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि देश कौन चलाएगा। नहीं, उनके लिए बड़ा सवाल था कि उस आजाद भारत में उनकी जगह क्या होगी। क्या वो तब भी गुलामी रहेंगे? और इसी दूसरी लड़ाई के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे डॉक्टर अंबेडकर। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि जहां कांग्रेस का नजरिया दलितों के प्रति दया या हृदय परिवर्तन का था कि सवर्ण हिंदू अपना दिल बड़ा करेंगे, वहीं अंबेडकर इस दया के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल। उनका रास्ता अधिकारों का था। वो किसी की मेहरबानी या एहसान नहीं चाहते थे। वो एक कानूनी, एक पॉलिटिकल सुरक्षा कवच चाहते थे। एक ऐसा सिस्टम जो दलितों को उनके हक की गारंटी दे, चाहे किसी का हृदय परिवर्तन हो या ना हो। और इसी सोच के साथ वो लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में पहुंचे। हाँ, गोलमेज सम्मेलन। वहां उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी मांग रखी थी, पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। अगर मैं उस वक्त का एक आम दलित वोटर होता तो मेरे लिए इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब बहुत सरल और शक्तिशाली था। इसका मतलब था कि आपके चुनाव क्षेत्र में अगर कोई सीट दलित उम्मीदवार के लिए आरक्षित है तो उस पर वोट भी सिर्फ दलित वोटर ही डालेंगे। बिल्कुल, सिर्फ दलित वोटर ही। अच्छा, सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। लेकिन क्यों? अंबेडकर को ऐसा क्यों लगा कि ये जरूरी है? बाकी सब मिलकर क्यों नहीं चुन सकते थे? यहीं पर उनकी दूरदर्शिता दिखती है। उनका तर्क था कि अगर सब मिलकर वोट करेंगे, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, तो किसी भी चुनाव क्षेत्र में दलित वोटर तो अल्पसंख्यक होंगे। हाँ, सही बात है। बहुसंख्यक तो सवर्ण वोटर ही होंगे। ऐसे में एक दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए किसके वोटों की जरूरत पड़ेगी? जाहिर है, सवर्ण वोटरों की। ठीक, तो फिर वो उम्मीदवार जीतने के बाद किसके प्रति ज्यादा जवाबदेह होगा? अपने उन दलित वोटरों के प्रति जो संख्या में कम है, या उन सवर्ण वोटरों के प्रति जिनके वोटों से वो असल में जीता है? अंबेडकर का कहना था कि ऐसा उम्मीदवार दलितों का सच्चा प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। वो हमेशा बहुसंख्यक समाज के दबाव में रहेगा। पृथक निर्वाचक मंडल ही सच्चे और जवाबदेह प्रतिनिधित्व की गारंटी था। कमाल है। मतलब ये सिर्फ वोटिंग का तरीका नहीं, बल्कि असली प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये लड़ाई वो जीत भी गए थे। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और दलितों को ये हक दे दिया। ये तो अंबेडकर के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत रही होगी, है ना? ये उनके जीवन के संघर्ष की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन कहानी में यहीं पर वो नाटकीय मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद पूना की यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। इस फैसले के खिलाफ, लेकिन क्यों? नहीं था, ये एक
एक नैतिक और धार्मिक मुद्दा था। उन्हें लगा कि ये फैसला हिंदू समाज को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट देगा। उन्हें डर था कि इससे हिंदू धर्म ही टूट जाएगा। मैं गांधी जी के नजरिए को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या उस समय के एक दलित के लिए, जिसे हिंदू समाज का हिस्सा ठीक से माना ही नहीं जाता था, जिसे मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, जिसे छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे, उसके लिए इस धर्म के टूटने वाली बात का कोई मतलब होता? उसके लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई थी। यही तो टकराव का असली बिंदु था। एक तरफ धर्म की एकता की चिंता थी, दूसरी तरफ इंसानी बराबरी और सम्मान का सवाल था। और गांधी जी के अनशन ने डॉक्टर अंबेडकर पर एक अकल्पनीय दबाव बना दिया। पूरा देश, पूरा मीडिया उन्हें एक विलन की तरह पेश करने लगा। हाँ। ऐसा माहौल बन गया मानो अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता उस दबाव के बारे में। एक तरफ आपके लोगों के वो अधिकार थे जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। स्रोत में अंबेडकर का एक बयान है जो इस दुविधा को दिखाता है। उन्होंने कहा था, मुझे विश्वास है कि महात्मा मुझे अपनी जिंदगी और मेरे लोगों के अधिकारों के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं लाएंगे, लेकिन आखिर मैंने वही करना पड़ा। हाँ, उन्हें झुकना पड़ा। और उसी दबाव का नतीजा था 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट। समझाते में कई बातें थी, जैसे आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव हुआ वो था पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को खत्म कर देना। उसकी जगह आई एक नई व्यवस्था, संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ आरक्षित सीटें। और कांशीराम के मुताबिक यहीं से चमचा युग का जाल बुना गया। तो एक जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन कांशीराम के मुताबिक असली जाल तो इस नए सिस्टम में ही छुपा था। वो क्या था? ये संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ आरक्षित सीटें काम कैसे करती थी? ये व्यवस्था बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इसकी बनावट बहुत पेचीदा थी। इसमें चुनाव की एक 2 स्तरीय प्रक्रिया रखी गई। 2 स्तरीय मतलब 2 बार वोटिंग? हाँ, पहला दौर, जिसे हम प्राइमरी चुनाव कह सकते हैं, इसमें सिर्फ उस आरक्षित सीट के दलित मतदाता वोट डालकर अपने 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे। अच्छा। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 4 उम्मीदवार अगले दौर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। दलित वोटर अपने उम्मीदवार चुन रहे हैं। अब आता था दूसरा और असली खेल, अंतिम दौर। इस दौर में उन 4 उम्मीदवारों के लिए उस क्षेत्र के सभी मतदाता वोट करेंगे, दलित भी और सवर्ण भी। ओहो। और जैसा कि हमने पहले बात की, हर जगह सवर्ण हिंदुओं का भारी बहुमत था। अब आप इस चुनावी गणित का नतीजा सोच सकते हैं। रुकिए, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस उम्मीदवार को पहले दौर में दलित वोटर सबसे ज्यादा चाहें वो हार सकता है, और जिसे वो लगभग नकार दें वो जीत सकता है। ये गणित काम कैसे करता है? मुझे एक उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल, कांशीराम ने अपनी किताब में इसे एक उदाहरण से ही समझाया है। मान लीजिए पहले दौर में 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C और D, और मान लीजिए 1000 दलित वोटर हैं। उम्मीदवार A, जो दलितों का असली हितैषी और जुझारू नेता है, उसे सबसे ज्यादा 400 वोट मिलते हैं। ठीक है, 40%। हाँ, बाकी 3 उम्मीदवार B, C और D, जो उतने लोकप्रिय नहीं है, उन्हें 250, 200 और 150 वोट मिलते हैं। ये चारों दूसरे दौर में पहुंच गए। ठीक है, तो उम्मीदवार ए साफ तौर पर दलितों की पहली पसंद है। अब आता है दूसरा दौर। उस क्षेत्र में 9000 सवर्ण वोटर भी हैं। अब सवर्ण वोटर किसे जिताना चाहेंगे? उस जुझारू उम्मीदवार ए को, जो उनके वर्चस्व को चुनौती देता है, या उस उम्मीदवार डी को, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा और जिसे दलितों ने सबसे कम पसंद किया है? जाहिर है वो डी को जिताएंगे। और यही हुआ। सवर्ण वोटरों ने मिलकर अपने 9000 वोटों में से ज्यादातर वोट डी को दे दिए। नतीजा, उम्मीदवार डी, जिसे दलितों के सिर्फ 15% वोट मिले थे, चुनाव जीत गया, और उम्मीदवार ए, जिसे दलितों के 40% वोट मिले थे, हार गया। यही वो तंत्र है जो चमचा बनाता है। एक ऐसा प्रतिनिधि जो दिखता तो दलित वर्ग का है, लेकिन उसकी लगाम उसे जिताने वाली बहुसंख्यक ताकतों के हाथ में होती है। बिल्कुल, वो अपने लोगों के प्रति नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति जवाबदेह होता है। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला गणित है। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 के चुनावों का विश्लेषण करके ये साबित कर दिया था कि ये सिस्टम जमीन पर ठीक ऐसे ही काम कर रहा था।
हाँ, उनका विश्लेषण चौंकाने वाला था। उन्होंने दिखाया कि कैसे लगभग हर सफल अनुसूचित जाति का उम्मीदवार अपनी जीत के लिए सवर्ण हिंदुओं के वोटों का कर्जदार था। कई सीटों पर तो जिन उम्मीदवारों को प्राइमरी चुनाव में सबसे कम दलित वोट मिले थे, वही अंतिम चुनाव में सवर्ण वोटों के सहारे जीत गए। अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि पूना पैक्ट में दलितों के हाथ से वोट का हक ही छीन लिया है। ये सिर्फ नाम का वोट है। उन्होंने इस सिस्टम के लिए एक बहुत तीखे शब्द का इस्तेमाल किया था, रॉटन बरो। हाँ, सड़ा हुआ चुनावी क्षेत्र। ये शब्द वो 18वीं सदी की ब्रिटिश राजनीति से लेकर आए थे, जहाँ कुछ सीटें ऐसी होती थीं जिनमें मुट्ठी भर वोटर होते थे और कोई अमीर जमींदार उन्हें आसानी से खरीदकर संसद पहुंच जाता था। अंबेडकर कह रहे थे कि ये आरक्षित सीटें भी बस नाम की ही है। असल में ये एक चुनावी धोखा है, एक दिखावा है। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। एक ऐसा सिस्टम जो प्रतिनिधित्व देने का दावा करता है, लेकिन असल में प्रतिनिधित्व को खोखला कर देता है। तो क्या कांशीराम ने सिर्फ इस समस्या का विश्लेषण करके छोड़ दिया, या उन्होंने इस चमचा युग से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया? कांशीराम सिर्फ समस्या बताने वालों में से नहीं थे, वो समाधान देने वाले नेता थे। उन्होंने इस चमचा युग को खत्म करने का एक बहुत ही साफ और विस्तृत नक्शा पेश किया, जिसे वो अपना 3 स्तरीय समाधान कहते हैं। 3 स्तरीय, ठीक है। तो पहला स्तर क्या है? पहला है अल्पकालिक समाधान, यानी शॉर्ट टर्म। वो है सामाजिक कार्रवाई, सोशल एक्शन। राइट। उनका मानना था कि राजनीति में उतरने से पहले जमीन तैयार करनी होगी, लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक करना होगा, उन्हें संगठित करना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने DS4 जैसे संगठन बनाए। इनका काम था गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जगाना और रोजमर्रा के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। मतलब पहले सामाजिक चेतना जगाओ। लेकिन क्या सिर्फ सामाजिक विरोध और धरने प्रदर्शन से सत्ता का समीकरण बदल सकता है? जागरूकता तो आती है, पर क्या उससे नीतियां बदलती हैं? यहीं पर शायद पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत पड़ती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनका दूसरा दीर्घकालिक समाधान था, लॉन्ग टर्म। वो था राजनीतिक कार्यवाही, पॉलिटिकल एक्शन। उनका साफ कहना था कि सामाजिक कार्यवाही जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। आप हमेशा दूसरों से रियायतें और अधिकार मांगते नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो, शासक बनो। उनका नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी सोच से 1984 में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, BSP का। हाँ, ताकि उस सामाजिक चेतना को राजनीतिक शक्ति में बदला जा सके। शासक बनो, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो सामाजिक चेतना फिर राजनीतिक सत्ता, क्या ये उनका अंतिम लक्ष्य था? नहीं, उनका तीसरा और सबसे गहरा समाधान अभी बाकी था। वो था स्थायी समाधान, ड्यूरेबल, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन और नियंत्रण, कल्चरल चेंज एंड कंट्रोल। कांशीराम का विश्लेषण ये था कि भारत में समस्या सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि गहरी सांस्कृतिक है, जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की सोच में निहित है। इसका क्या मतलब हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन? इसका मतलब है कि असली और स्थायी जीत तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज की सोच, उसकी मूल्य, उसका कॉमन सेंस न बदल जाए। जब तक जाति पर आधारित ऊंच नीच को सामान्य माना जाता रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक जीत अधूरी है। लड़ाई सिर्फ वोट और सीटों की नहीं है, लड़ाई समाज के कल्चरल DNA को बदलने की है। ये सबसे लंबा और सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उनके मुताबिक यही स्थायी समाधान है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक सफर जो दलितों के लिए सच्चे जवाबदेह प्रतिनिधित्व की मांग से शुरू हुआ, एक ऐतिहासिक जीत भी मिली, लेकिन फिर एक आमरण अनशन के भारी दबाव में एक समझौता हुआ, जिसने कांशीराम के विश्लेषण के अनुसार एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसे उन्होंने चमचा युग कहा। एक ऐसा युग जहां शोषितों के प्रतिनिधि अपने राजनीतिक जीवन के लिए बहुसंख्यक वर्ग पर निर्भर हो गए। और कांशीराम के दिए समाधान की ताकत इसी में है कि वो इस समस्या को एक ही चश्मे से नहीं देखते। उनका रास्ता सामाजिक चेतना जगाने से शुरू होता है, राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की ओर बढ़ता है और अंत में सांस्कृतिक बदलाव के सबसे बड़े और दूरगामी लक्ष्य तक जाता है। उनका संदेश साफ था, रियायतों के भरोसे मत बैठो, शासक समाज बनने की तैयारी करो। इस किताब में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। कांशीराम ने 1982 में ये किताब लिखते हुए उम्मीद जताई थी कि शायद 10 साल में, यानी 1992 तक ये चमचा युग खत्म हो जाएगा।
आज उस उम्मीद को भी कई दशक बीत चुके हैं। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। जिस चुनावी प्रणाली यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ आरक्षित सीटें का कांशीराम ने इतना तीखा और गहरा विश्लेषण किया, वो आज भी भारतीय लोकतंत्र की हकीकत है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने दशकों में सच्चे प्रतिनिधित्व और चुनावी जीत के गणित के बीच का वो समीकरण बदला है, या कांशीराम द्वारा उठाए गए वो बुनियादी सवाल आज भी भारतीय राजनीति में उतनी ही शिद्दत से गूंज रहे हैं।